केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए आपको बहुत टाइम हो गया, कंटिन्यू कब से लगा हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये करना ही है जाकर, लेकिन आज बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक ये याद रहे तो ये जरूर करिएगा। आज आपके पास कॉपी होती है ना, कॉपी का ये पेज है कोई, है ना, आप घर पे जाइए, आज एनसीईआरटी को रीड करिए, ठीक है। कितने मिनट लगाएंगे? सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में सारे फंक्शन पढ़ दीजिए। पढ़ने के बाद आप क्या करिए, 1 से लेकर 13 तक सारे मिनरल के नाम लिखिए। पूरी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, NP, सही है। इसमें सबसे पहला सिम्टम पढ़ा था हमने क्लोरोसिस, ये मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहीं से टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं एक बार, है ना। क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लीफ का कलर कैसा हो जाता है? येलो। इसमें हमने पढ़ा नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, सल्फर को, मैग्नीज को, मैग्नीशियम को, जिंक को, मॉलिब्डेनम को, आयरन को, यस और नो, ये 8 एलिमेंट थे। दूसरा हमने पढ़ा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब था डेथ ऑफ टिश्यूज, और पर्टिकुलर मैंने कहा था जो टर्म नेक्रोसिस है वो लीफ के लिए ली जाती है। किसके लिए? एलिमेंट पढ़े इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। नंबर 3 पे हमने पढ़ा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्या पढ़ा? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम और पोटेशियम। और जब हमने नंबर 4 पे बात की तो हमने कहा डिले इन फ्लावरिंग, यस और नो। और डिले इन फ्लावरिंग में हमने पढ़ा बच्चे नाइट्रोजन को, सल्फर को, मॉलिब्डेनम को। नंबर 5 पे प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, इसमें हमने फास्फोरस बताया। और नंबर 6 पे पढ़ा हमने स्टाउट एक्सेस, है ना, और इसकी कमी बोरोन की कमी से बताया इसको, यस और नो। ये हमने डेफिशिएंसी एलिमेंट्स पढ़े थे बच्चे, जो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स के लिए दिए जा रहे थे। यहाँ इस बात का ख्याल रखोगे आप कि अगर सिम्टम से क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी पेज नंबर 199 के सेकंड पैराग्राफ से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सारे सिम्टम वहीं दिए हैं। 199 के सेकंड पैराग्राफ में सारे सिम्टम्स लिखे गए हैं, सही है। सिम्टम्स के साथ एक चीज का ख्याल रखेंगे आप, सिम्टम्स के साथ एक चीज का ख्याल रखेंगे कि भाई सिम्टम्स में जो स्टाउट एक्सिस है, क्या ये एनसीईआरटी पेज नंबर 199 पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर, तो इसलिए आपको याद करना है वहां से कि भाई स्टाउट एक्सिस भी एक सिम्टम है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि भाई एक एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन की मैं बात करूं, है ना, तो बताइए एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम्स को क्या कर रहा है? डेवलप। क्लोरोसिस को, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन को, डिले इन फ्लावरिंग को। तो बोलो एक एलिमेंट मल्टीपल सिम्टम शो कर रहा है, और एक सिम्टम मल्टीपल एलिमेंट शो कर रहे हैं। मतलब एक सिम्टम एक से ज्यादा मिनरल से आ रहा है, और एक मिनरल एक से ज्यादा सिम्टम ला रहा है। तो बोलो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कारण आप सोचो मेरे पास 3 प्लांट है, बोलो प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। तीनों प्लांट्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। किसकी? बोलो नाइट्रोजन क्लोरोसिस भी करता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी करता है, डिले इन फ्लावरिंग भी करता है, हाँ या ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन इन तीनों में से किस में डिले इन फ्लावरिंग करेगा, किस में इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन करेगा, और किस में क्लोरोसिस करेगा? बोलो नहीं बता सकते। कारण क्या है कि जो एलिमेंट होता है, एक सेम एलिमेंट के लिए डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? किसके लिए? सेम एलिमेंट के लिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 199 के 3rd पैराग्राफ की लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा है, अवेयर रहने के लिए आपको। एनसीईआरटी कह रही है कि ऑल्सो वी अवेयर दैट द डिफरेंट प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। इसका मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इसको क्या रह जाता है? मुश्किल। तो बताइए इसी आइडेंटिफिकेशन को हम करते हैं आसान। पूछो कैसे? एक तो बोलोगे मोबिलिटी से। मोबिलिटी में आपको 2 तरह के एलिमेंट याद करने हैं, एक तो मोबाइल एलिमेंट और एक आपको याद करने हैं इमोबाइल एलिमेंट्स। कौन कौन से? मोबाइल और
इमोबाइल एलिमेंट्स। दोनों को समझाता हूं, मोबाइल और इमोबाइल का मतलब क्या है। आप बताइए, जैसे अपने पास कोई प्लांट है, ये क्या है? इस प्लांट की ये ओल्ड लीफ है। क्या है? ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ को आप सीनेसेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और एक बताइए यंग लीफ। सही है। तो बताइए, एक ओल्ड लीफ है और एक ही प्लांट पे दिख रही हैं आपको दोनों, हाँ या ना? तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल लेकर नाइट्रोजन का। सोचिए, हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखिए, पूछिए क्या कि एलिमेंट्स की जो डेफिशिएंसी आती है वो हमेशा आती है यंग पार्ट्स में, क्योंकि ग्रोइंग पार्ट्स जो होते हैं बच्चे, उन्हीं को जरूरत होती है मिनरल्स की। जो पार्ट ऑलरेडी पहले से मैच्योर है या ग्रोथ कर चुका है, जो पार्ट ऑलरेडी पहले से या ग्रोथ कर चुका है, वो तो कहता है कि भाई जितने एलिमेंट चाहिए थे मिल गए, अब मुझे जरूरत, जितने एलिमेंट मुझे चाहिए थे वो अब मुझे जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अगर जितने चाहिए थे उतने मिल गए और जरूरत, तो सिंपल बात है कि भाई ग्रोइंग पार्ट्स में ही डेफिशिएंसी आनी है। सबसे पहली चीज तो ये बोलो, जहां रिक्वायरमेंट होगी वही डेफिशिएंसी आएगी। सही है बात या नहीं? तो डेफिशिएंसी कहां आएगी? यंग पार्ट में। अब यंग पार्ट में किसकी डेफिशिएंसी है? नाइट्रोजन की। अब डेफिशिएंसी आती क्यों है? डेफिशिएंसी इसलिए आती है क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन कम है। सॉइल से प्लांट अच्छे से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा होता तो फिर तो डेफिशिएंसी आने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी डेफिशिएंसी आ रही है क्योंकि नाइट्रोजन यहां से सॉइल से कम मिल रहा है। अब जैसे इसमें नाइट्रोजन की यंग पार्ट में क्या आई, तो ओल्ड पार्ट से नाइट्रोजन ले लिया गया। सही है बात या नहीं? तो ऐसा एलिमेंट जो सीनेसेंट पार्ट से यंग पार्ट्स की तरफ ट्रेवल कर जाए, सीनेसेंट पार्ट से यंग पार्ट्स की तरफ ट्रेवल कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? मोबाइल एलिमेंट। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए कि मोबाइल एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट सीन इन ओल्ड पार्ट्स। देखो यहां एक बात का ध्यान रखिए, मैंने क्या लिखा? क्यों? क्योंकि देखो डेफिशिएंसी आई किसमें है? तो वो डेफिशिएंसी पूरी किसने कर दी? तो ओल्ड पार्ट में आ गई डेफिशिएंसी। लेकिन अगर अभी भी सॉइल से सप्लाई नहीं मिलेगी, अभी भी अगर सॉइल से सप्लाई, तो थोड़े टाइम बाद यंग पार्ट्स में फिर से डेफिशिएंसी दिख जाएगी ना आपको। तो पहले ओल्ड पार्ट में डेफिशिएंसी आएगी, फिर यंग पार्ट में दिखेगी, अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट सीन इन। लेकिन अगर आप सोचो, अगर कोई एलिमेंट इमोबाइल है, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कैल्शियम की, बताइए यंग पार्ट में कैल्शियम की क्या आ गई? कमी आ गई कैल्शियम की। और कैल्शियम प्लांट अच्छे से नीचे से सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सॉइल से, इसलिए ऊपर डेफिशिएंसी आई है। अब अगर डेफिशिएंसी आई है तो कैल्शियम जो है वो प्रॉपर यंग पार्ट्स में पहुंच नहीं पा रहा, तो यंग पार्ट्स में कैल्शियम की क्या आ गई? अब आपकी वही आदत, आपने ओल्ड पार्ट से फिर से कैल्शियम मांगा, लेकिन ओल्ड पार्ट ने कैल्शियम देने से क्या कर दिया? इसका मतलब ये एलिमेंट ओल्ड पार्ट से निकलकर यंग पार्ट्स की तरफ ट्रेवल। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि सीनेसेंट रीजन से यंग पार्ट्स की तरफ जब मिनरल जाते हैं तो सारे नहीं जाते। सही है बात या नहीं? तो सारे नहीं जाते, उसका मतलब यही तो था कि जो ओल्ड लीफ थी, कौन सी? ओल्ड लीफ से कैल्शियम निकलकर कहां जा रहा है? समझ रहे हैं बात? यस और नो? अच्छे से तो याद रहे ये बात कि भाई ओल्ड पार्ट से निकलकर यंग पार्ट की तरफ कैल्शियम गया ही नहीं, गया नहीं तो सीधे ही डेफिशिएंसी सिम्टम आपको यंग पार्ट में दिखेंगे। मोबाइल के लिए पहले ओल्ड में दिखेंगे फिर यंग में आएंगे, लेकिन इमोबाइल के लिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स सीन इन यंग पार्ट्स। यस और नो? यहां आपको फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा ही आपको यंग पार्ट में डायरेक्ट डेफिशिएंसी दिख जाएगी। तो आप बताइए कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा सिम्टम शो करता है और एक सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट से आता है, तो सबसे पहले तो आप जो उनको कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, मोबाइल और इमोबाइल। तो सिम्टम देख के पता लगाइए कि हमें मोबाइल एलिमेंट पढ़ने हैं या इमोबाइल। सही है बात या नहीं? अब दूसरी कहानी बैठती है कि सर एक से ज्यादा सिम्टम जब एक ही एलिमेंट लेकर आ रहा है तो मोबाइल भी तो मल्टीपल होते हैं और इमोबाइल भी मल्टीपल होते हैं। नाइट्रोजन हाईली मोबाइल है, इसलिए एग्जांपल में रखा है मैंने,
कैल्शियम हाईली इमोबाइल है, इसलिए एग्जाम्पल में रखा मैंने। आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसे मिनरल्स या एलिमेंट्स जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं सेल के अंदर, स्ट्रक्चर का पार्ट, वो जनरली मोबाइल नहीं होते। जैसे कैल्शियम पैक्टेट बनाता है मिडल लैमिला का, तो मिडल लैमिला से निकलकर कैल्शियम दोबारा नहीं आएगा। तो जो ऐसे एलिमेंट हैं, जो ऐसे मिनरल हैं जो सेल की किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वो जल्दी से मोबाइल नहीं होते, और जो सीधे साइटोप्लाज्म में काम आते हैं और फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, वो मोबाइल होते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए हम कैल्शियम को इमोबाइल बताते हैं, पहली बात समझना। दूसरी बात, बोलो मोबाइल और इमोबाइल की दो कैटेगरीज हमने बना ली, तो मल्टीपल मोबाइल होंगे और मल्टीपल, उनमें से कौन सा कम हुआ है इसका भी तो पता लगाना है। पर्टिकुलर एक एलिमेंट देना है हमें प्लांट को कि भाई डेफिशिएंसी आ गई। लास्ट लेक्चर में बात हुई, हमने कहा कि अगर किसी एलिमेंट की प्लांट में डेफिशिएंसी आ जाए तो एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड करवाइए, सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। अगर सिम्टम्स लंबे टाइम तक रहे तो डेथ हो जाएगी प्लांट की, हाँ या ना? तो आप सोचो कि अगर हमें उस एलिमेंट को प्लांट को प्रोवाइड करवाना है तो पता भी तो होना चाहिए ना कम कौन सा हुआ है। अब सारे मोबाइल कम हो गए, और सारे मोबाइल देने का क्या मतलब है? आपको तो ये देखना है कि पर्टिकुलर सिम्टम किसकी वजह से आए हैं। आप मुझे बताओ, इस अर्थ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बहुत सारे हैं। डिस्कवर कितने हो गए? 17 से 18 लाख। उनमें से प्लांट कितने हैं? लगभग 5 लाख। सही है। अब आप मान लो आपको टैक्सोनॉमिस्ट हो, तो आपको अगर ये पता करना हो कि कौन, मैंने जो प्लांट डिस्कवर किया है वो पहले ढूंढा जा चुका है या, तो कैसे पता लगाओगे? हाँ, जो पहले से डिस्कवर होगा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डिस्कवर हो गया? हर्बेरियम का यूज करके पता करेंगे। अच्छा, हर्बेरियम कहां से लोगे? बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट रखे जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम पेरिस है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना? तो वहां पर आज तक जितने भी प्लांट्स डिस्कवर किए गए सबका हर्बेरियम है। तो आप एक ही जगह का नाम लो ना, बोलो हम सीधा पेरिस में कांटेक्ट करेंगे, नहीं क्या? या फिर आप बताओ किसी भी म्यूजियम में, किसी भी बोटेनिकल गार्डन में जहां हर्बेरियम लिखा होगा, उस हर्बेरियम से मैच करेंगे। इसका मतलब जो डिस्कवर हो चुके हैं उनका हर्बेरियम बनाया जा चुका है, जो डिस्कवर उनका हर्बेरियम आप मैच करिए। ऐसे आप बताइए कि एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एग्रीकल्चर वालों ने क्या किया, इससे आगे का काम एग्रीकल्चर वालों का है। आज तक जितने भी सिम्टम, जितने भी डिजीज के सिम्टम आए ना प्लांट्स में, क्या आए? डिजीज के सिम्टम्स आए। किसमें? प्लांट्स में। उन सिम्टम्स की स्पीसीज वाइज और जीनस वाइज बनाई गई है स्टैंडर्ड टेबल्स। क्या बनाई गई है? और सॉरी, सिम्टम्स को उन स्टैंडर्ड टेबल्स के साथ क्या करवाया गया? सिम्टम्स को स्टैंडर्ड टेबल्स के साथ क्या करवाया गया? मैच करवाया गया। मैच करवा के आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कम हुआ है। आपने देखा कि भाई आयरन कम हुआ है, तो आयरन की कमी से देखा आपने कि इस स्पीसीज में, इस जीनस में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। और एनसीईआरटी ने भी ये बात आपको साफ साफ लिख के दी है। आप देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 199 का 3rd पैराग्राफ शुरू से शुरू करते हैं। यू कैन seen from above that the deficiency of any element can the multiple symptom, and the one symptom is caused by the, may be caused by the one or several different elements। फिर उसने आगे क्या लिखा? to identify the deficient element, कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट क्या हुआ है, डेफिशिएंट हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडी ऑल द डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड कंपेयर them with available standard tables। फिर आप इन सिम्टम्स को क्या करिए कि जो अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल है उनके साथ क्या करिए? कंपेयर। और कंपेयर करके पता लगाइए कि इस प्लांट में कौन सा एलिमेंट क्या हो गया, कम। समझे बात या नहीं? और जैसे आपको एलिमेंट का पता चला कि फलाना एलिमेंट प्लांट में क्या हो गया, आपने सॉइल में प्रोवाइड करवाया और सिम्टम्स गायब हो गए। सही है बात या नहीं? दूसरी बात, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाई आपको मैं बताऊं ऐसे कि सॉइल के अंदर मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम, प्लांट यहां से इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको क्या है कि प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी दिखने लग गई। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैग्नीशियम की क्या दिखने लग गई? कमी दिखने लग गई। तो आपने क्या है कि सर ने बताया था कि जो सिम्टम कम दिखे, मतलब जो सिम्टम जिस डेफिशिएंसी के दिखे, वो मिनरल प्लांट को प्रोवाइड करवाओ, सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। सर ने क्लास में बताया था। आपको मैग्नीशियम की कमी के सिम्टम दिखे, आपने प्लांट को प्रोवाइड करवाया, कौन?
मैग्नीशियम, सिम्टम गायब नहीं हुए। आपको लगा आपने कम दिया, आपने और दे दिया सॉइल में, फिर भी सिम्टम कम। आपको लगा शायद और कम है, अभी और दे दिया, फिर भी सिम्टम कम। तो बोलो बार बार देने पे सिम्टम नहीं जा रहे हो तो फिर आप समझ जाओ कि ये जो डेफिशिएंसी आई है, बोलो ये किसी दूसरे एलिमेंट की टॉक्सिसिटी की वजह से आई है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और टॉक्सिसिटी में एनसीईआरटी ने बेसिकली पढ़ाया क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप बताइए कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या लास्ट क्लास में ट्रेस और की बात हुई थी अपनी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रेस, बोलो ट्रेस अमाउंट्स में काम आते हैं, बहुत कम अमाउंट में। एनसीईआरटी से मैक्रो और माइक्रो पढ़ते हैं तो पता करते हैं कि माइक्रो को प्लांट बॉडी में आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में काम आते हैं। इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोलो जिनको ट्रेस करना मुश्किल है उनको कहेंगे ट्रेस एलिमेंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ट्रेस एलिमेंट्स। लेकिन वही याद करो कि जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कौन से? जैसे आपने वाटर के बारे में बात करी तो O18 का यूज किया था कि ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। कार्बन जो ग्लूकोज का है वो CO2 वाला ही है, C14 की बात करते हैं आप। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बोलो ऐसे ट्रेसर कहा जाता है। ट्रेसर, ट्रेसर होते हैं रेडियो एक्टिव, ट्रेस होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बताइए ये ट्रेस अमाउंट में चाहिए, मतलब कम चाहिए, कौन? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैपिंग कर रखी है हमने, लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी से पढ़ा था। ऐसे मिनरल या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से कम चाहिए होते हैं, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से, उनको क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट जो कि क्या चाहिए? क्या चाहिए? कम। उनको क्या कहते हैं? ट्रेस। क्या कहते हैं? अब सोचो जो चाहिए कम और हो गया ज्यादा तो बोलो टॉक्सिक हो जाएगा। और जो मैक्रो होते हैं बोलो वो तो 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा ही चाहिए। जो चाहिए ही ज्यादा, अगर वो ज्यादा है तो उसके टॉक्सिक होने के चांस नहीं है। जो चाहिए ज्यादा वो ज्यादा है तो टॉक्सिक होने के चांस, जो चाहिए कम और वो हो गया तो फिर टॉक्सिक होने के चांस हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने टॉपिक क्या पढ़ाया? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें एग्जांपल क्या लिया एनसीईआरटी ने? मैग्नीज का। जैसे मैं बात करूं आपके साथ कि यहीं पर बात कर लेते हैं कि इस प्लांट के अंदर, ये जो प्लांट का एग्जांपल है ना अपने पास, इसमें बताओ Mn जो है बच्चे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन? अगर Mn ज्यादा है तो बोलो ये कंपीट करेगा, कंपटीशन करेगा विद, बोलो कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के साथ। कैल्शियम के साथ कंपटीशन करता है ट्रांसलोकेशन में। कैल्शियम के साथ कंपटीशन किस में करता है? आयरन में कंपटीशन करता है एंजाइम पर बाइंड होने में। और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है एंजाइम पर बाइंड होने में और साथ में एब्जॉर्प्शन में। सही है बात या नहीं? तो ये कंपटीशन किससे कर रहा है? मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम तीनों से। हाँ या ना? जहां ट्रांसलोकेट किसको होना होगा वहां ट्रांसलोकेट कौन होगा? और जहां बच्चे एब्जॉर्ब होना होगा मैग्नीशियम को, वहां एब्जॉर्ब कौन होगा? जहां बच्चे एंजाइम पर जुड़ना होगा आयरन को और मैग्नीशियम को, वहां जुड़ेगा कौन? तो आप बताइए क्या प्लांट में मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी आई? नहीं, वो तो उतना ही था जितना पहले था प्लांट के अंदर। क्या मैग्नीशियम पहले से था? आयरन था, कैल्शियम था, लेकिन वो डेफिशिएंट है नहीं, हो गए मैग्नीज ज्यादा होने की वजह से। समझ रहे हैं? क्योंकि मैग्नीज इनके साथ क्या करने लग गया? कंपटीशन। क्या करने लग गया? तो आप बताइए कि ये जो प्लांट है ना, कौन ये अब क्या करेगा? बोलो शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। इनके सिम्टम्स शो करने शुरू कर देगा वो। हालांकि कैल्शियम प्लांट में कम, मैग्नीज ज्यादा हो गया। हालांकि कैल्शियम प्लांट में कम, मैग्नीज ज्यादा हो गया। हालांकि आयरन कम, मैग्नीज ज्यादा हो गया। तो आप बताइए कि मैग्नीज ज्यादा होने की वजह से इन तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे।
समझ रहे हैं बात या नहीं? तो मुझे तो जो दिखेगा वही प्रोवाइड करवाऊंगा ना मैं, प्रोवाइड करवाने पे भी सिम्टम नहीं जा रहे। एनसीईआरटी ने इसके बारे में, मैग्नीज के बारे में स्टडी लिखी है कि भाई मैग्नीज की स्टडी हमने जब करी तो हमने देखा कि जो लीफ होती है ना, लीफ के अगर अंदर इंटरवेनल ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं, इंटरवेनल होता है मतलब वेन्स के बीच वाले जो हिस्से होते हैं ना लीफ के, वहां पर क्या आ जाए? ब्राउन स्पॉट्स। क्या आ जाए? ब्राउन स्पॉट्स। यस और नो? तो ये बेसिकली मैग्नीज टॉक्सिसिटी का सिम्टम है। हालांकि ये सिम्टम मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से नहीं, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के कम काम करने की वजह से आ रहा है। लेकिन ये तीनों काम इस वजह से कम कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीज की अमाउंट क्या हो गई है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? फिर एनसीईआरटी ने एक बात और भी लिखी है, पूछिए क्या? कि किसी भी एलिमेंट को या मिनरल को या माइक्रो न्यूट्रिएंट को टॉक्सिक तभी कहा जाएगा, टॉक्सिक जब वो किसी प्लांट के ड्राई वेट को, बायोमास को या प्रोडक्शन को 10% या 10% से ज्यादा कम कर दे। आप नॉर्मल प्लांट की आपने स्टडी करी, आपने पाया कि ये जो प्लांट है ना, ये 100 ग्राम फूड बनाता है। कितने ग्राम? 100 ग्राम फूड बनाता है। कौन? प्लांट। कितना फूड बना रहा है? नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन टॉक्सिसिटी होने पर ये 90, 89, 88, 87, 85, 80% बनाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन चल रहा है 92, 93, 94, 95, 96%, तो फिर आप एलिमेंट को टॉक्सिसिटी बोलने के लिए ड्राई वेट में, बायोमास में, प्रोडक्शन में 10% या उससे ज्यादा का क्या होना चाहिए? लॉस। 10% या फिर उससे, तो बताइए 10% या फिर 10% से ज्यादा का क्या होना चाहिए? लॉस, ड्राई वेट का, बायोमास का। अगर ये लॉस है, बोलो, भी हम कहेंगे कि एलिमेंट टॉक्सिक हो गया है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? हाँ भाई, अच्छे से। तो टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी। फिर यहां बच्चा एक बात में और कंफ्यूज होता है, जो कि आज उसको डाउट नहीं आएगा। आज तो वो यस सर करते हुए खुश हो जाएगा कि क्या बात है, मजा ही आ गया सर। लेकिन डाउट आएगा तब जब आप अपने दोबारा मेजर टेस्ट देने के लिए, नीट का पेपर देने के लिए चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे। रिवीजन के टाइम पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा बच्चे के साथ। पूछो क्या? बच्चा कहता है कि सर मैंने ना लास्ट लेक्चर आपसे पढ़ा था, उससे लास्ट लेक्चर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, तो हमने पढ़ा था कि जो एंडोडर्मिस होती है ना, एंडोडर्मिस की सेल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, सुबेरिन स्ट्रिप्स। ये आपने हमें पढ़ाया था, बोलते हो ना ऐसा आप? फिर आप कहते हो पीछे से मिनरल पानी के साथ दो तरीके से अंदर आ रहे थे। एक तो आ रहे थे सिम्प्लास्ट से और एक आ रहे थे एपोप्लास्ट से, क्योंकि पानी के साथ ही मिनरल अंदर बहते हैं। एपोप्लास्ट से भी और सिम्प्लास्ट से भी। अंदर यहां थी मेम्ब्रेन। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। याद है आपको? तो बच्चा कहता है कि सेल मेम्ब्रेन थी, जैसे ही एंडोडर्मिस की लेयर में आते हैं तो यहां पर हो जाता है क्या? सिम्प्लास्ट बाय डिफॉल्ट। याद है? और हमने कहा था कि सिम्पोर्ट होने से मिनरल जो पानी के साथ अंदर आएगा ना, वो सेलेक्ट होके आएगा कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। एंडोडर्मल सेल्स वो कंट्रोल पॉइंट होते हैं जहां कोई प्लांट एडजस्ट करता है अमाउंट भी, कितने अमाउंट में, और टाइप कि किस टाइप का मिनरल जाइलम तक पहुंचेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 189 खोलो आप। 189 पे हेडिंग एट अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस। इसके लास्ट की 4 लाइनें पढ़ के देखो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट वेयर एनी प्लांट एडजस्ट द टाइप एंड द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट दैट रीच जाइलम। कि भाई जाइलम तक कौन सा एलिमेंट पहुंचेगा, ये एंडोडर्मल सेल्स के अंदर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से रेगुलेट किया जाता है। जैसे ये लाइन पढ़ता है तो फिर उसके दिमाग में ब्लंडर आता है। पूछो क्या? अगर एंडोडर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट कर रही है तो मैग्नीज टॉक्सिक हुआ कैसे? क्योंकि अमाउंट, क्वांटिटी भी लिखी है एनसीईआरटी ने, तो इस हिसाब से तो मैग्नीज को टॉक्सिक होना ही नहीं चाहिए ना प्लांट में। कैसे होगा मैग्नीज जरूरत से ज्यादा? तो बोलो इसका सीधा आंसर यही है। 2 आंसर बताओ आप। पहला तो ये कि एंडोडर्मल सेल्स का डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ।
एंडोडर्मल सेल्स का जो मैच्योरिटी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसमें सुबेरिन अच्छे से डिपॉजिट नहीं हुआ तो बताइए कि यहाँ से एंडोडर्मल लेयर से सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के साथ साथ एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी हो गई, तो बल्क में मिनरल अंदर चले गए। तो बताइए एंडोडर्मल सेल्स का अगर डिफरेंशिएशन ठीक से नहीं हुआ है, मैच्योरिटी ठीक से नहीं आई है, सुबेरिन का डिपोजिशन ठीक से नहीं हुआ है, तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट से मैग्नीज अंदर जाएगा और टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट अंदर जाएगा और टॉक्सिक हो जाएगा। तो एक तो टॉक्सिसिटी का कारण बताओ ये। दूसरा हमने सिम्पोर्ट पढ़ा था, हमने कहा था आयंस, एक आयन दूसरे के आयन के साथ सिम्पोर्ट कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या कर जाते हैं, सिम्पोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? किससे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं? सिम्पोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, और अंदर अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हमारे लिए खतरा, मतलब प्लांट के लिए खतरा हो जाता है वो। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए टॉक्सिसिटी होने के बेसिकली रीजन कितने हैं? दो। पहला रीजन, हाँ, और दूसरा रीजन, समझ रहे हैं मेरी बात? सिम्प्लास्ट तो हो रहा है, सिम के साथ एपोप्लास्ट हो जाए, और एपोप्लास्टिक मूवमेंट कब होगा? जब सुबेरिन डिपोजिशन अच्छे से नहीं हुआ। इसलिए ये ब्लंडर आता है बच्चे के दिमाग में, लेकिन आज नहीं आएगा। आज तो वो यस सर यस सर यस सर करता हुआ आगे बढ़ेगा मेरे साथ, लेकिन ब्लंडर कब आता है? जब वो रिवीजन करने बैठता है, दोबारा 189 नंबर पेज को पढ़ता है, और वहां पर फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि यार अगर ऐसा है तो फिर ये टॉक्सिक कैसे हुआ। समझ रहे हो बात या नहीं? बढ़े आगे? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 196 पे आओ। हेडिंग है रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ द मैक्रो एंड, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़ा रहा हूं नाइट्रोजन। आप बताइए प्लांट्स को नाइट्रोजन मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिए ये। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा? टोटल एलिमेंट है 14, जिनमें से 13 एनसीईआरटी ने पढ़ाए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल। टोटल एलिमेंट है 14। इन 14 एलिमेंट्स में से आप बताइए कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और याद रखिए कि जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। कौन? प्लांट्स। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन है, क्या मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब होता है ना बच्चे, वो नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है। ये भी ध्यान रखें आप। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है? किसका होता है? नाइट्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। हालांकि तीनों फॉर्म एब्जॉर्ब होती हैं सॉइल से, नाइट्रेट भी, नाइट्राइट भी और अमोनिया भी, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका है? नाइट्रेट का। फिर आप बताइए कि जो नाइट्रोजन है ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? क्योंकि प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं? और अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है? तो बताइए कोई भी अमाइनो एसिड बिना नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकता। जब नाइट्रोजन होगी तो अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा तो अमाइनो एसिड होंगे, और अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन होगी। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स का होना जरूरी है। और बोलो अगर प्रोटीन्स बनेंगे, बोलो ऐसे, तो सेल के अंदर विटामिन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एंजाइम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हार्मोन्स बनेंगे। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द हार्मोन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम और मोस्ट ऑफ द विटामिन्स का पार्ट होता है नाइट्रोजन। ठीक है, और यही मेटाबॉलिज्म को चलाते भी हैं। साथ ही साथ आप याद रखिए कि जो नाइट्रोजन है उसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में ना नाइट्रोजन बेस होता है, और ये नाइट्रोजन बेस बिना नाइट्रोजन के बन नहीं सकता। इसलिए नाइट्रोजन फॉर्मेशन का मतलब, नाइट्रोजन की बात करें तो क्लोरोफिल, और इसके साथ बच्चे प्रोटीन, और इसके साथ आप बताइए कि न्यूक्लिक एसिड्स, इनका होना, नाइट्रोजन का होना इनके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो इन दो के साथ साथ एक याद कर लो आप, किसको? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल का फॉर्मूला पढ़ो आप, बोलो C55 H72 O5 N4 Mg। तो बताओ यहाँ N4 है ना, तो आप बताओ कि ये N4 जो है बच्चे वो इसीलिए तो है कि इसके बिना तो आप बना ही नहीं सकते ना बच्चे, नाइट्रोजन के बिना क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है, न्यूक्लिक एसिड के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, प्रोटीन्स के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी है, और प्रोटीन्स ही एंजाइम, विटामिन, हार्मोन बनाते हैं।
और न्यूक्लिक एसिड सेल का कंट्रोलर होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम्स, विटामिन, हार्मोन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म चलता है। तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म चलाने में नाइट्रोजन हेल्प करता है, इसलिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्लांट को किसकी है? एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से मेरे साथ, देखो सारे फंक्शन कवर हुए नहीं हुए। आज ही क्लास में याद करेंगे, याद करने के बाद एक तरीका बताऊंगा, उसको आपको घर पे जाके फॉलो करना है। मिनरल न्यूट्रिशन का ये वाला जो पोर्शन अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पोर्शन के बारे में प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों के दिमाग में एक बात फिट है, पूछो क्या? कि ये हमें कभी याद नहीं हो सकते, ठीक है, और ये तो हमें ऐसे रट के ही जाना पड़ेगा, और एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन आया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको लेकर वो हमेशा घबराया रहता है। मुझे डॉट 35 लगेंगे, 35 मिनट्स के अंदर मिनरल आपको कवर करवा दूंगा। याद करने का एक तरीका बताऊंगा, आप घर पे जाके उसको फॉलो करेंगे, और अगर वो आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आप समझ जाना कि एग्जाम में इस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप +4 ही करके आएंगे एनसीईआरटी में से, वादा है मेरा आपके साथ, है ना। यही काम मैं आपसे करवाऊंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के अंदर भी। चलिए शुरू करिए, नाइट्रोजन को पढ़िए जल्दी से। हाँ जी क्लियर है। नंबर 2 पे एलिमेंट बताओ, फास्फोरस। फास्फोरस को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं H2PO4 माइनस या HPO4 2 की फॉर्म में। ये डिपेंड करता है सॉइल की पीएच पर। देखो H2PO4 में हाइड्रोजन ज्यादा है और HPO4 2 में हाइड्रोजन, तो बोलो अगर सॉइल में हाइड्रोजन ज्यादा हो मतलब सॉइल की पीएच क्या हो? कम, तो H2PO4 माइनस एब्जॉर्ब होता है। अगर सॉइल में H+ हो कम मतलब सॉइल की पीएच क्या हो? बेसिक, तो फिर एब्जॉर्ब होता है HPO4 माइनस। ये डिपेंड करता है सॉइल की पीएच पर कि क्या एब्जॉर्ब होगा। बताइए कि जो फास्फोरस है, कौन? फास्फोरस के बिना आप सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड। कौन होता है? और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस आप विदाउट फास्फोरस नहीं करवा सकते। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट होता है। किसका? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए चाहिए होता है बच्चे फॉस्फेट ग्रुप। क्या चाहिए होता है? तो फॉस्फेट ग्रुप जो चाहिए वो फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल बिना फॉस्फेट के बन ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पे आपको याद करना है कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, बोलो ऐसे, एनर्जी रिच जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर भी फास्फोरस प्रेजेंट है। जैसे आप बोलेंगे एटीपी, वैसे आप बोलेंगे एनएडीपी, ऐसे ही आप बताएंगे एडीपी, और ऐसे ही आप बताएंगे एनएडी। इन सब में कौन प्रेजेंट है? फास्फोरस। और साथ ही साथ याद रखिए कि फास्फोरस फास्फोराइलेशन रिएक्शंस में भी काम करता है। फास्फोराइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक जगह से फास्फोरस का दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। जैसे एडीपी से एटीपी बनाते हैं तो फास्फोरस एडीपी में जोड़कर क्या कर दिया जाता है? एटीपी बना देते हैं, तो हम कहते हैं एडीपी का फास्फोराइलेशन हो गया। ऐसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस की पहली रिएक्शन है, तो ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ते हैं तो हम कहते हैं ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन हो गया। तो फास्फोराइलेशन रिएक्शन विदाउट फॉस्फेट पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने यहाँ ये भी लिखा है कि फास्फोरस इज फाउंड इन द सर्टेन प्रोटीन्स आल्सो। इन सर्टेन प्रोटीन्स में भी क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी सर्टेन प्रोटीन वाले टॉपिक को आपको सिर्फ रीड करना है, मैं इसके बारे में कुछ समझा नहीं रहा हूं। इसका कारण ये है कि अभी मैं सल्फर बताऊंगा ना आपको, तो सल्फर में मैं सर्टेन प्रोटीन और सर्टेन अमाइनो एसिड का एक पॉइंट है जिसको मैं डिफरेंशिएट करके जाऊंगा। 2012-13 के अंदर एम्स में क्वेश्चन आया था मल्टीपल का, एमसीक्यू क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड, और उसमें वो क्वेश्चन यहीं से बना था एनसीईआरटी में से फर्स्ट। तो उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा कि क्या पूछा गया था बेसिकली। सॉरी, अभी मैं उसके बारे में कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको सल्फर में ये बात बहुत बढ़िया से क्लियर करूंगा। इसलिए अभी आप मेरे साथ सिर्फ ये याद करिए कि ये सर्टेन प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है। तो फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए क्योंकि फास्फोलिपिड बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड के लिए चाहिए क्योंकि फास्फेट ग्रुप इसी से बनता है, एनर्जी रिच कंपाउंड एनएडीपी, एनएडीपी, एटीपी, एडीपी, एनएडी, these all are nucleotides and nucleotides are also formed by phosphorus. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। बच्चा कहता है NAD में P तो है ही नहीं, तो बोलो फास्फोरस तो है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो आप। समझ रहे हैं बात या नहीं? पढ़ो NCERT से फास्फोरस को भी जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम में आप बताइए कि पोटेशियम का मेन एक तो काम आपको याद करना है एनायन कटायन बैलेंस। क्या याद करना है? अब बताओ, एनायन कटायन बैलेंस करता है तो स्टोमेटा को ओपन करता है। स्टोमेटा ओपनिंग में काम करेगा ना ये। एनायन कटायन बैलेंस में मतलब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए गार्ड सेल में आ जाता है, तो पीछे पीछे इसके पानी भी आ जाता है ना। दूसरा आपको याद करना है कि जो पोटेशियम होता है, कौन? ये सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, क्या है? उस ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि जो पोटेशियम आयन है ना उसके पीछे पीछे पानी भी तो चलता है। अगर किसी सेल में पोटेशियम की अमाउंट क्या है तो बोलो उसका ओपी और डीपीडी भी ज्यादा है, तो उसमें पानी की डिमांड क्या है, तो आसपास से सेल से पानी उसमें आएगा। सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी मेंटेन करने का काम किसका? पोटेशियम का। साथ ही साथ याद रखिए कि पोटेशियम मैक्सिमम रिक्वायर्ड इन ग्रोइंग पार्ट्स, मतलब जो भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहां पर आपको ये सबसे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? पहले तो क्लियर करो, ग्रोइंग पार्ट है जैसे बर्ड्स, न्यूली फॉर्म लीव्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन। सही है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा कौन चाहिए? पोटेशियम। क्यों चाहिए? क्योंकि जो पोटेशियम होता है, कौन कौन बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस के जो एंजाइम होते हैं ना, बोलो प्रोटीन सिंथेसिस, इसके जो क्या है, उनमें कुछ मेन एंजाइम्स का एक्टिवेटर कौन है? पोटेशियम। बोलो पोटेशियम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ग्रोइंग पार्ट्स अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, ग्रोइंग पार्ट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें आप। बताइए, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी में मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक रीजन, न्यूली फॉर्म लीव्स, बर्ड्स जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलता है। तो मेटाबॉलिज्म में काम करने के लिए आपको प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए पोटेशियम की जरूरत भी आपको ज्यादा पड़ेगी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में मैक्सिमम रिक्वायर्ड कौन? नाइट्रोजन। और अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में ग्रोइंग पार्ट्स में मैक्सिमम रिक्वायर्ड कौन? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसमें, 2013 या 12 की बात है, क्वेश्चन भी बढ़िया था, मैं इसको क्लियर भी करवाऊंगा। कैल्शियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन, इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर बच्चा क्या कंफ्यूज ही रहता है ग्रोइंग पार्ट्स को लेकर, और तीनों की जरूरत सबसे ज्यादा ग्रोइंग पार्ट में होती है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना और +4 करना है। पूरे प्लांट में पूछा जाए कि प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कौन, और अगर पूछा जाए ग्रोइंग पार्ट्स में कौन, पढ़ो पोटेशियम को जल्दी से। चलें, पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, कैल्शियम। बोलो कैल्शियम को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम आयन की फॉर्म में Ca+2। ये प्लांट के अंदर आप बताइए, एक तो मिडल लैमिला बनाने का काम करता है, इसके बिना मिडल लैमिला नहीं बनेगी, क्योंकि मिडल लैमिला में जो कैल्शियम पैक्टेट होता है ना, कैल्शियम पैक्टेट कौन होता है? वो कैल्शियम पैक्टेट यही बनवाएगा, इसी कैल्शियम से कैल्शियम पैक्टेट बनेगा। सही है, हाँ या ना? बिल्कुल, इसी कैल्शियम से कैल्शियम पैक्टेट बनेगा। एक तो ये बात आप याद कर लो, कर लोगे? ठीक है। दूसरा याद करो कि जो कैल्शियम है, कौन? सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसकी परमेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। किसको? परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। हालांकि मैं आपको क्लियर करूं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म किसने पढ़ाया आपको? सही है। पॉलन जर्मिनेशन करवाया था। पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पे एक बात बताई थी मैं, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम
बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये बात याद करनी है कि कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है, किसकी बात आती है? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है तो आपको इसके बारे में समझना है कि भाई कैल्शियम और बोरॉन मिलकर, इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स पूरा मिलकर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। इसका मतलब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मेंटेन करना सिर्फ कैल्शियम का काम, साथ में बोरॉन भी काम आता है। सही है बात या नहीं? लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा कहाँ है? कैल्शियम में, इसलिए याद करने। दूसरी बात, अगर बताइए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिसाइड हो गई कि भाई सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में ये एलिमेंट तो आएंगे और ये एलिमेंट जाएंगे, बाहर जाएगा ये, आएगा ये, अगर ये डिसाइड हो गया इसका मतलब सेल दूसरी सेल से डिफरेंशिएट हो गई है। आप बताइए एक छोटा बच्चा बचपन में जब छोटा गोद में खेल रहा है या बिल्कुल छोटा है जिसको समझ नहीं है, तो आप उसे चाहे वेज खिलाइए चाहे नॉन वेज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। लेकिन आप बताइए कि जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी अपनी खुद की क्या रहती है समझ, उससे वो डिसाइड करता है कि मैं कैसा रहूंगा। अगर वो नॉन वेज ज्यादा खाता है तो वो वेजिटेरियन से अलग हो जाता है, और अगर वो प्योर वेज खाता है तो वेजिटेरियन से, नॉन वेजिटेरियन से अलग हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन मैच्योरिटी का ही दूसरा नाम है कि अगर कोई डिफरेंशिएट हो रहा है अपने फंक्शन के बेसिस पर दूसरों से अलग हो रहा है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। आप बताइए अगर किसी सेल की मेम्ब्रेन ये डिसाइड कर लेती है कि कौन अंदर और कौन अंदर से बाहर, इसका मतलब वो सेल दूसरी सेल से क्या हो चुकी है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए कि कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल डिफरेंशिएशन, यस और नो। और सेल डिफरेंशिएशन सिर्फ कैल्शियम का काम नहीं है, साथ में बोरॉन भी ये काम करेगा, यस और नो। फिर आप बताइए कि कैल्शियम जो है बच्चे ये स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में क्या करेगा? हेल्प। कौन? कैल्शियम। किसमें हेल्प करेगा? आप बताइए कि जब सेल डिवीजन हमने पढ़ा था तो न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स G2 फेज में बनाए थे, लेकिन प्रो फेज में जाके हमने कहा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में यूं जुड़ते हैं आपस में, और जुड़कर एक लंबा फाइबर बनाते हैं जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर। यू रिमेंबर? और बताइए माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, बोलो ऐसे, कैल्शियम और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से जुड़ते हैं। डिवीजन मैंने पढ़ाया, स्पिंडल फाइबर भी मैंने बनवाए, और मैंने आपको ये बात समझाई भी कि स्पिंडल फाइबर्स जो है उनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं कैल्शियम और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से ही ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज्वाइनिंग होती है, हाँ या ना? तो बताइए अगर माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ेंगे तो किसकी हेल्प से? तो इसका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल अगर कैल्शियम की हेल्प से जुड़ेंगे तो स्पिंडल फाइबर भी किससे बनेंगे? कैल्शियम से। और सोचो अगर स्पिंडल फाइबर बन गए, क्या बन गए? तो इन पर जुड़ेगा कौन? क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स पर कौन जुड़ता है? और अगर क्रोमोसोम जुड़ गए तो उसके बाद क्रोमोसोम स्प्लिट होगा अपने सेंट्रोमियर से, हाँ या ना? और ये क्रोमेटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, VLIJ शेप्स मिलेंगी, हाँ या ना? तो बोलो अगर स्पिंडल फाइबर बन रही है तो क्रोमोसोमल शेप भी तो पता चल रही है, तो कैल्शियम क्रोमोसोमल शेप को समझाने में भी हेल्प करेगा, यस और नो? अब आप बताओ कि स्पिंडल फाइबर कौन सा टिश्यू बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक या नॉन मैच्योर टिश्यू? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम है कंटिन्यू डिवाइड करना, और जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं वही स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो आप बताइए स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि मेरिस्टेम में कौन सबसे ज्यादा चाहिए, तो वहां पर आप बताना कैल्शियम। ग्रोइंग पार्ट बोला ना, उसमें तो सारे ही आ गए, लेकिन पर्टिकुलर डिवीजन करती हुई सेल की बात आ जाए ना तो फिर कैल्शियम बताना आप। डिवीजन करती हुई सेल की बात आ जाए तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम डिवीजन बनवाएगा जिससे कि डिवीजन चलेगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब डिवीजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? बढ़ूं आगे। कैल्शियम को आप एक बात और याद कर लिए, पूछो क्या? बोलो स्टोर और एक्यूमुलेट इन ओल्डर पार्ट्स। पूछो क्यों? मोबाइल नहीं होता ना, मोबाइल ना होने की वजह से ओल्डर पार्ट्स में क्या हो जाता है? स्टोर। पढ़ो एनसीईआरटी जल्दी से कैल्शियम की, फिर आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ दो जल्दी से।
हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। हाँ बच्चे, मैग्नीशियम की बात करते हैं। बताइए, जब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात याद रखिए कि जो मैग्नीशियम है इसके बिना प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम स्ट्रक्चर को बनाने का काम किसका? क्यों? क्योंकि राइबोसोम ज्वाइन करता है 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स को। यस और नो? लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स आर ज्वाइंड बाय द मैग्नीशियम आयन। लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ द आर ज्वाइंड बाय द मैग्नीशियम आयन। यस और नो? आप याद करिए 0.001 m मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए होती है मैग्नीशियम की। अगर ये कंसंट्रेशन बाय 10 मल्टीप्लाई हो जाए 0.01 m, तो 2 राइबोसोम आपस में जुड़कर डाइमर बन जाता है, और डाइमर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते। ऐसा भी हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, याद है? दूसरा याद करो कि जो मैग्नीशियम है बच्चे, वो क्या करेगा? क्लोरोफिल का सिंथेसिस करवाएगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। C55H72O5N4Mg। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन एलिमेंट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैग्नीशियम, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई और ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया तो आप दुखी हो जाएंगे। पूछिए क्यों? कारण उसका मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। आपने नाइट्रोजन पढ़ा ना, लेकिन नहीं लिखा एनसीईआरटी ने क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। लेकिन क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता तो है, N4Mg हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए ना कि विच वन मिनरल इज फाउंड इन द मैग्नीशियम, तो आपको मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी किसको देनी है? क्योंकि एनसीईआरटी ने मैग्नीशियम के बारे में तो लिखा है। पूछो ऐसा क्यों किया एनसीईआरटी ने? या लास्ट लेक्चर में प्लांट ऐश एनालिसिस पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने कहा कि बर्न कर दो आप क्लोरोफिल को। क्या कर दो? बर्न कर दो क्लोरोफिल को। तो बर्निंग के बाद बचेगा क्या? क्या बचेगा? मैग्नीशियम। हालांकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। बोलो नाइट्रोजन भी गैस की फॉर्म में ही निकल जाएगा, इसलिए मिलेगा नहीं। लास्ट में मिलेगा कौन? तो मैग्नीशियम हो गया ना मिनरल उसके लिए, तो क्लोरोफिल के लिए। हालांकि नाइट्रोजन को मिनरल की फॉर्म में पढ़ा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अब बच्चा आपको मिलेगी एटमॉस्फेयर में गैस, लेकिन प्लांट उसे गैस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते ही नहीं, वो तो उसको आयनिक फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और जिनको आयनिक फॉर्म में सॉइल से क्या किया जाए? एब्जॉर्ब, उनको मिनरल कहा जाता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा। तो जब आप क्लोरोफिल बर्न करेंगे तो गैस फॉर्म में ही नाइट्रोजन निकल जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी ने उसको मिनरल ना बोलते हुए सीधा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैग्नीशियम बताया। हालांकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में तो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन एक मिनरल है, लेकिन जलाने पर वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बताओ। हाँ, तो क्लोरोफिल को बर्न करने पे बचेगा सिर्फ क्या? मैग्नीशियम। आगे बढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि डीएनए और आरएनए सिंथेसिस अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको मैग्नीशियम चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए, किसके लिए? पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना बच्चे, उस पॉलीमरेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। किसका एक्टिवेटर है? तो आप बताइए, डीएनए से डीएनए बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए से आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज, और दोनों ही पॉलीमरेज एंजाइम्स का एक्टिवेटर कौन? मैग्नीशियम। दोनों ही पॉलीमरेज एंजाइम्स का एक्टिवेटर कौन? इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि मैग्नीशियम के बिना आप डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकते। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन वाले जो प्रोसेस हैं वो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही चलेंगे। हालांकि मैग्नीशियम आयन रुबिस्को और पेप्केज का भी एक्टिवेटर है, लेकिन वो रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो में ना लिख के एनसीईआरटी ने फंक्शनिंग में लिख के दिया है हमें एंजाइम एक्टिवेटर के लिए। तो पढ़ के देखो। देखो मैग्नीशियम की सारी बातें कवर कर ली हमने या नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। करें शुरू। नेक्स्ट बताओ कौन है? बताइए, सल्फर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सल्फेट आयन की फॉर्म में सॉइल से। पहली बात तो ये याद करनी है। दूसरा आप बताइए कि जो सल्फर है ये ईटीएस चलाने में हेल्प करेगा। पूछो कैसे? बोलो आयरन सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है ये। और आप पढ़ो, चाहे फोटोसिंथेसिस चाहे रेस्पिरेशन, दोनों के ईटीएस में आपको आयरन सल्फर प्रोटीन मिलता है। तो सल्फर से क्या चलेगा? ईटीएस। सही है।
आयरन सल्फर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा ये। साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखती है कि सल्फर इज हेल्पफुल फॉर द ऑयल सिंथेसिस। किसमें? साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखती है कि प्रेजेंट इन सर्टेन विटामिन्स। विटामिन्स में याद करो, एक तो थियामीन, क्या याद करो, पढ़ा है आपने, टीपीपी, थियामीन पायरोफॉस्फेट, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था ना, टीपीपी थियामीन पायरोफॉस्फेट। तो थियामीन पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में। दूसरा याद करो कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए भी हमने पढ़ा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और मैंने था कोएंजाइम ए एक विटामिन है जिसमें खुद के अपने 5 कार्बन होते हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसे। और एक विटामिन आपको जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो है बायोटीन, क्योंकि पहले इसके बारे में कोई बात आई नहीं है, सिर्फ यही लिखा गया है। तो बायोटीन भी प्रेजेंट होता है जिसमें सल्फर है विटामिन में, ठीक है। हालांकि ये ऐसे विटामिन है बच्चे जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को बनाने वाले अमाइनो एसिड में सल्फर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सल्फर इज फाउंड इन बायोटीन, थियामीन, कोएंजाइम ए। ये वो विटामिन है जिनमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर। और साथ ही साथ याद करो सर्टेन अमाइनो एसिड्स, सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिनमें कौन प्रेजेंट है, सल्फर। जिसमें एक तो आपको याद करना है सिस्टीन, क्या याद करना है, एक आपको याद करना है मीथियोनीन, क्या याद करना है, एक ना एनसीईआरटी लिखा नहीं लेकिन मैं पढ़ा देता हूं आपको, बोलो सिस्टाइन, बोलो ऐसे, सिस्टाइन। तो सिस्टीन, मीथियोनीन और सिस्टाइन, एनसीईआरटी ने इसका नाम नहीं लिखा, लेकिन आप समझना जब हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2 सिस्टीन जुड़कर ही सिस्टाइन बनाते हैं, बोलो ऐसे। तो अगर सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट है तो सिस्टाइन में तो होगी पक्का ही है, हालांकि एनसीईआरटी लिखा नहीं है, ये भी अमाइनो एसिड। तो याद आपको सिस्टीन और मीथियोनीन करना है। अब ये लिखा गया है सर्टेन अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है। बात समझो, आप बताओ हमारे पास है अमाइनो एसिड्स, क्या है, कितने टाइप हैं, 20 टाइप्स। एंड these 20 type of amino acids are responsible for the protein synthesis. These 20 type of amino acids are responsible for the protein synthesis। के ये 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सही बात है। आप बताइए 20 टाइप के अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन सभी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल अमाइनो एसिड, क्योंकि कोई भी अमाइनो एसिड बिना अमाइनो ग्रुप के बनेगा ही नहीं, हाँ या ना। लेकिन सल्फर जो है ना, सल्फर, ये आप बताओ कि प्रेजेंट इन सर्टेन अमाइनो एसिड। सिस्टीन और मीथियोनीन का एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, तो क्या प्रोटीन्स में सल्फर मिल जाती है, क्यों, क्योंकि वो अमाइनो एसिड का पार्ट होती है, हाँ या ना। अब आप बताओ कि इसके बाद हमने जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात करी तो उससे बनाया क्या, प्रोटीन को। तो प्रोटीन हमें 2 तरह की याद करनी है, बताइए। एक तो होती है सिंपल प्रोटीन और एक होती है कॉन्जुगेटेड। सिंपल वो है जो अपनी मैच्योरिटी पर सिर्फ प्रोटीन ही रहती है, कुछ और नहीं। कॉन्जुगेटेड वो होती है जो अपनी मैच्योरिटी पर फंक्शनल तब हो पाती है जब उन प्रोटीन्स के साथ कोई नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी जुड़े, उन प्रोटीन्स के साथ कोई नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी जुड़े। तो उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन एक ऐसी कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट फॉस्फेट वाला जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है, डाइजेशन के नाम टाइम पे इसका नाम भी सुनोगे आप फॉस्फोप्रोटीन्स का। तो याद रहे कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी है लिविंग बॉडी में जिनमें कॉन्जुगेशन के टाइम पर उनमें फॉस्फेट वाले कंपाउंड्स जुड़ते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को फॉस्फोप्रोटीन्स कहा जाता है। तो मुझे बताइए क्या फॉस्फोप्रोटीन्स में फॉस्फोरस है, बिल्कुल है। लेकिन आप बताइए ऐसा कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, ये आपको नील याद करना है। ऐसा कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं जिसमें क्या हो, लेकिन फिर भी प्रोटीन में मिल जाती है फॉस्फोरस। देखो प्रोटीन में नाइट्रोजन इसलिए मिलता है क्योंकि अमाइनो एसिड का पार्ट है, प्रोटीन में सल्फर इसलिए मिलता है क्योंकि सल्फर अमाइनो एसिड का पार्ट है, लेकिन फॉस्फोरस किसी भी अमाइनो एसिड का पार्ट, लेकिन फिर भी प्रोटीन में मिल जाता है। लेकिन क्या फॉस्फोरस सभी प्रोटीन्स में मिलता है, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि फाउंड इन सर्टेन प्रोटीन्स आल्सो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड था, नंबर 3 स्टेटमेंट थी कि फॉस्फोरस इज फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स एंड सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स। तो सही है गलत,
गलत। सही क्या है? फाउंड इन ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड सर्टेन प्रोटीन्स। लेकिन क्या फास्फोरस किसी अमाइनो एसिड में है? क्या प्रोटीन में है? सल्फर किसी अमाइनो एसिड में है तो प्रोटीन में भी मिल जाएगा। बेटा क्या हो गया आज? बहुत दिनों बाद आए हैं क्लास में आप। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन तेरे को लग रहा है कहीं एनर्जी में मेरे कोई कमी है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैंने भी सिट्रीजन खाई है, मेरे को भी जुकाम है, मेरा गला खराब है, बुखार है 2 दिन से, लेकिन फिर भी मैं कहीं पर भी क्या नहीं दिखा रहा तेरे साथ, ना इंसाफी नहीं कर रहा। तू मेरे साथ कैसे कर सकता है? अच्छा बच्चा बन भाई, नीट में सिलेक्ट होना है नहीं होना? तो नीट वाले दिन अगर ये हालत होगी तो पेपर तो देने जाएगा ही नहीं तू, या जाएगा?